नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ALV की स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम यूपी पुलिस परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो लोभ शब्द है दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा है। कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शुद्ध शब्द चुनिए, हमें शुद्ध वर्तनी चुनना है। तो यहाँ पर जो हम घनिष्ठ लिखते हैं वो घनिष्ठ होता है। क्या होता है दोस्तों? घनिष्ठ होता है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा शब्द शुद्ध रहेगा? घनिष्ठ शब्द शुद्ध रहेगा। आगे है, सर्वज्ञ शब्द में प्रयुक्त व्यंजन ज्ञा वर्णों के योग से बना है। तो दोस्तों जो ज्ञा जो है वो एक संयुक्त व्यंजन है। ज्ञा जो है वो क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है जो दो व्यंजनों के जोड़ से बना है। इसमें होता है आधा तो जय होता है, आधा तो जय होता है और पूरा यह होता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है? आधे जय और या से मिलकर क्या बना है? ज्ञा वर्ड बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक यानी कि गुण को बताने वाला। तो दोस्तों यहाँ पर कहेंगे बुरा, ये भी गुणवाचक विशेषण है। मेला, मेला भी गुणवाचक विशेषण है। लाल, ये भी गुणवाचक। लेकिन तीसरा शब्द जो है दोस्तों, ये गुणवाचक ना होकर ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ये कैसा विशेषण है? संख्यावाचक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे है, मेरा बेटा हजारों में एक है। मेरा बेटा हजारों में एक है, वाक्य में हजारों है। हजारों शब्द बताना है। तो जो हजारों शब्द है दोस्तों, ये अव्यय शब्द है क्योंकि इसके लिंग वचन काल कारक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? तो दोस्तों इस कंडीशन पर जो वाच्य होता है वो भाववाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है। अगला प्रश्न है, उसने टेढ़ी चाल चली। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों यहाँ ने उस तो है सर्वनाम, उसमें क्या लगा हुआ है? उसमें लगा हुआ है ने कारक चिन्ह। और नए ने कारक चिन्ह की बात करें तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है दोस्तों कर्ता कारक के अंतर्गत। तो उसने टेढ़ी चाल चली, यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है तो इसीलिए इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? उसमें हो जाएगा कर्ता कारक। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, एक वचन बताना है। तो प्राण तो दोस्तों हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। इसी प्रकार से दर्शन भी बहुवचन में प्रयोग होता है। ओठ भी बहुवचन में प्रयोग होता है। लेकिन तेल शब्द जो है वो एक वचन है। तेल शब्द जो है दोस्तों वो क्या है? एक शब्द, एक वचन है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? इस वाक्य में कितने कर्म हैं? तो दोस्तों मैं तो यहां पर करता है, मैं यहां पर क्या है? कर्ता, क्योंकि काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। लड़के वेद को कारक चिन्ह हो गया, पढ़ाता क्या हो गया? पढ़ाता क्रिया हो गई। तो यहां पर हम कहें लड़के और वेद, यहां पर दो कर्म हैं। यहां पर एक तो लड़का है वेद और एक क्या है? वेद है। यानी यहां पर कितने कर्म हैं? यहां पर दो कर्म हैं। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहां पर हम ये कहें कि नींद, नहीं तो ये सर्वनाम नहीं है। रोग, ये भी नहीं है। सफाई, ये भी नहीं है। ये तो सब संज्ञाएं हैं। यहां कौन की बात करूं? यहां पर कौन जो है वो सर्वनाम है। कौन और कोई जो है वो अनिश्चित वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो कौन शब्द यहां पर क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है। तो हम यहां पर बात करें प्लेट, अच्छी प्लेट, हम क्या बोलेंगे? अच्छी प्लेट। तो ये तो स्त्रीलिंग है। तलवार, मेरी तलवार, मेरा तलवार नहीं बोलेंगे, मेरी तलवार। तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। पायल, अच्छी पायल, अच्छी पायल। ये कैमरा जो है हम ये कहते हैं कि अच्छा कैमरा। तो अच्छा का प्रयोग कर रहे हैं तो पुल्लिंग और अच्छी का प्रयोग कर रहे हैं तो स्त्रीलिंग। यानी कि यहाँ पर कैमरा शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका पुल्लिंग।
और पुल्लिंग ही पूछ रहा था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो यहाँ पर दोस्तों ये तो पता चल रहा है कि खा चुका था यानी कि भूतकाल का है, लेकिन काम पूरे होने की भी पता चल रहा है, यानी काम जो है वो पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पूर्ण भूतकाल। यहाँ पर कौन सा काल होगा? यहाँ पर होगा पूर्ण भूतकाल, यानी खाना खा चुका है, खाना खा चुका था। तो यहाँ पर कौन सा होगा? पूर्ण भूतकाल होगा। नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो नवीन शब्द की बात करें तो दोस्तों इसमें इन प्रत्यय है। इनमें कौन सा प्रत्यय है? इन प्रत्यय है। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अलम धन कार से मिलकर बना होता है। अलम, अलम धन कार से मिलकर बना होता है क्या? अलंकार। उपसर्ग जो होते हैं वो किसी शब्द के अंत में शुरुआत में लगते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? अलम इसमें उपसर्ग हो जाएगा और कार इसमें क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर ए की तरफ जा सकते हैं। खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। हमें तत्सम शब्द बताना है जो संस्कृत के होते हैं। तो खेत का क्या होगा? क्षेत्र होगा। खेत का क्या होगा दोस्तों? क्षेत्र होगा। आगे चलते हैं। पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री शब्द का सुता पुत्री को कहते हैं, बेटी पुत्री को, दुहिता पुत्री को, लेकिन आत्मज जो है ना दोस्तों वो पुत्र का पर्यायवाची होता है। आत्मज किसका होता है? पुत्र का होता है। और यहाँ पर अगर आपका होता आत्मजा, क्या होता? आत्मजा, तो ठीक था। आत्मजा किसका होता है? पुत्री का। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है आत्मज, जो किसका पर्यायवाची होता है? पुत्र का। तो पुत्र का पर्यायवाची, यहाँ पर पुत्री का पर्यायवाची की बात करें तो राइट जो है ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। अंतर्मुखी का जो विलोम होता है बहिर्मुखी होता है। क्या होता है? बहिर्मुखी होता है। अमावस्या का विलोम शब्द, अमावस्या का जो होगा वो पूर्णिमा होगा। क्या होगा? पूर्णिमा होगा। स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो स्थानापन्न की बात करें तो स्थान धन आपन्न से मिलकर बना है स्थानापन्न, क्योंकि इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें है दीर्घ संधि। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, क्योंकि ना से हमने क्या निकाला? ना से हमने निकाला आ, और यहाँ से लिया हमने बड़ा आ, दोनों ने मिलकर जो बनाया वो दीर्घ आ बनाया। दोनों ने मिलकर क्या बनाया? दीर्घ आ बनाया। इसीलिए स्थानापन्न में कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। और इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? सी जो है वो इसका सही संधि विच्छेद होगा। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो तो उसे क्या बोलते हैं? विस्थापित बोलते हैं, है ना? उसे क्या बोलते हैं? विस्थापित। कृपण तथा कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ हैं। कृपण किसे कहते हैं? कंजूस को कहते हैं दोस्तों। कृपण किसे कहते हैं? कंजूस को। और कृपाण मतलब क्या होता है? कटार। कृपाण जो होता है वो क्या होता है? कटार। कटार जो होती है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वह महिला बहुत विद्वान है, बुद्धिमान नहीं विद्वान है। वह महिला क्या है? बहुत विद्वान है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे महिला यानी स्त्रीलिंग, अगर पुरुष होता तो विद्वान का प्रयोग करते, लेकिन महिला है तो इसके लिए विदुषी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर किसका? विद्वान का प्रयोग ना करके किसका करेंगे? विदुषी। तो महिला जो है वो विद्वान नहीं होती, महिला जो है वो विदुषी होती है, क्योंकि महिला स्त्रीलिंग है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कौन सा किस प्रकार की प्रॉब्लम है इसमें? तो यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम है यहाँ पर लिंग संबंधी। कौन सी है? लिंग संबंधी, क्योंकि विद्वान शब्द का यूज ना करके विदुषी शब्द का यूज करते। अगला है मुझसे बेफिजूल बात मत करो। तो यहाँ पर हम अगर दोस्तों देखें कि एक तो फिजूल कह रहे हैं, फिजूल का मतलब ये होता है बेकार की बातें, और बे भी लगा रहे हैं तो बेफिजूल, यानी कहने का मतलब जब फिजूल का मतलब बेकार की बातें होता है तो यहाँ पर बे लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम कहेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुझसे फिजूल बातें मत करें। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। फिजूल शब्द का यूज करेंगे केवल। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। यथासंभव, यहाँ पर दोस्तों संभव मूल शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? यथा उपसर्ग लगा हुआ है, और उपसर्ग जो लगते हैं वो अव्ययभावी समास में लगते हैं। तो राइट आंसर डी की तरफ। जहां एक ही शब्द से अधिक बार आए, जहां एक ही शब्द अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो बहुत अच्छे से पता है दोस्तों आपको वहां पर कौन सा अलंकार होता है। जब एक शब्द बार बार आए और उसका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न हो तो यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार।
किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं, 14-12 पर यति होती है? तो क्या होता है दोस्तों, वो गीतिका होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? तो यहां पर हम करें कि संयोग और वियोग, जो दोस्तों रस होता है वो श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता है? श्रृंगार। क्योंकि श्रृंगार रस जो होता है वो दो तरह का होता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। काशी का 80 किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशीनाथ सिंह की रचना है। ये किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह की रचना है। अगला है, गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा की स्वीकृत भाषा है वो कोंकणी है। क्या है? कोंकणी है। गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ है। तो गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा दोस्तों, अपना प्रायोजन सिद्ध करना। राइट आंसर डी हो जाएगा। सौंदर्य कैसा शब्द है? सौंदर्य कैसा शब्द है? तो सौंदर्य जो है वो भाववाचक संज्ञा है। सौंदर्य कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? विदुषी। विदुषी ये वाला जो है इस तरह से लिखा जाता है, विदुषी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यानी कि दोस्तों घृणा हो गया, आश्चर्य हो गया, हर्ष हो गया, ऐसे शब्दों को जो हम प्रयोग करते हैं वो विस्मयादि बोधक चिन्ह द्वारा प्रयोग करते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है एक खड़ी पाई नीचे बिंदी इस तरह से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? ओष्ठ के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। कंठ के अंतर्गत ये आते हैं। मूर्धन्य के अंतर्गत च, छ, जय और झ नहीं आते। ये तो तालव्य के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तालव्य व्यंजन के अंतर्गत, यानी तालु से बोले जाने वाले होते हैं ये ना। तो इसका जो है वो सही कौन सा नहीं होगा? सी वाला जो है वो सही नहीं है। अगला है, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वारा से भी निकलती है, उस अनुनासिक को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो किया जाता है दोस्तों वो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? चंद्र बिंदु का। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।